हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, ठीक है, क्विक बुक की पर्यावरण एवं परिस्थिति की देखेंगे, जो कि अष्टम संस्करण, ठीक है, 8 एडिशन जो है ये देखेंगे हम। ये जो है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए। इसकी जो है हम पहले स्टार्ट किए थे वीडियो, बीच में टाइम नहीं मिलने के कारण क्या होता है, छूट जाता है, तो आज फिर से इसका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है चैप्टर 2 जैव मंडल तथा बायोम, ठीक है, बायोस्फीयर एंड बायोम, तो इसे क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा, ठीक है, तो ये अच्छा से करना है, ठीक है। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट भी कीजिएगा, आप लोगों को कैसे लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसका जो सीरीज है कंप्लीट, ठीक है, क्या है, जो इसमें जो है प्रीलिम्स होने से पहले इसका कंप्लीट कराने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। ये जो है जो इस पर दे रहे हैं प्री, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 2024 के टारगेट लगाए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इस बार दे रहे हैं अगर यदि फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं, 1.5 का स्पीड लगा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये होगा वो स्लो करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है देखते हैं हम लोग इसकी सामान्य परिचय, ठीक है। इसका सामान्य परिचय क्या है, सामान्य परिचय, तो वो हम देखते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसकी सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। तो हम जानते हैं जैव मंडल की रचना कैसे होती है। जैव मंडल जो बनता है, जो पृथ्वी में जो रहने वाले जीवित जीव तथा उनके आसपास का जो पर्यावरण होता है, जिसे, ठीक है, जिससे इन जीवों के पारस्परिक, जिससे क्या होता है, वो जीव आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, उससे मिलकर जैव मंडल का निर्माण होता है या रचना होता है, ठीक है। यानी कि जो जीव जीवित है और उसके आसपास में जो पर्यावरण में जो भी चीज़ है, उस सब की परस्पर क्रिया से मिलकर जैव मंडल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव, जैसे जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण, अजैविक संगठक को सम्मिलित किया जाता है। तो जैव मंडल के अंतर्गत क्या है, जितना भी जैविक संगठक है यानी कि जैविक जीव है, और भौतिक पर्यावरण है यानी कि अजैविक संगठक है, सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है। तो जैव मंडल कहाँ पे, जैव मंडल उसको कहेंगे जहाँ पे स्थल होगा, जल होगा और वायुमंडल होगा, ये तीनों होगा तो ही क्या है, जीवन संभव है। इसलिए जैव मंडल कहा जाने वाला भाग क्या होगा, स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े परितंत्र कार्य करते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो इस भाग में क्या होता है, जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल 3 प्रमुख उप विभाजन है, जैव मंडल के 3 प्रमुख उप विभाजन। जैव मंडल को 3 भागों में विभाजन किया गया है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का वायुमंडल जिसमें हवा है, यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, स्थल मंडल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीव मंडल, यानी कि यहाँ पे जल मंडल, ठीक है, नीचे वाला भाग यहाँ देख सकते हैं क्या है, जल मंडल। और यहाँ पे स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी, स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी, ठीक है। और ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैव मंडल। जैव मंडल यानी कि जैव मंडल वैसे भाग जहाँ पे वायुमंडल भी रहेगा, ठीक है, यानी कि वायु रहेगा। स्थल मंडल देख लीजिए, स्थल मंडल भी होगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्थल मंडल। फिर जल मंडल, जल मंडल भी होगा, यानी कि हवा, वायु और जल जहाँ पे होगा वहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, कितना अच्छा इसकी डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जैव मंडल क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम, जैव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो जैव मंडल में जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कहाँ से मिलता है, जो जीव मंडल में जो आवश्यक ऊर्जा होता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक
कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होती है। तो सजीव के लिए या जीवधारियों के लिए जो आवश्यक पोषक है यानी पोषक तत्व है वो कहाँ से मिलता है? वायु से, जल से और मृदा से ही मिलता है। और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है जिससे जीवन चलता है। तो क्या होता है इसका, क्या होता है, जो वायु, जल और मृदा से निर्मित होता है पोषक, उसी का क्या होता है, बार बार चक्र होता है, पुनर्चक्र होता रहता है, जिससे क्या होता है, जीवन चलता रहता है। जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर यानी कि 656 फीट नीचे से लेकर समुद्री तल से लगभग 600 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाले जो जीव है, ठीक है, वो समुद्र की सतह से 200 मीटर या 656 फुट नीचे से लेकर, ठीक है, जो समुद्र की सतह है उसे 200 मीटर नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 600 मीटर के ऊपर तक, समुद्र का जो तल है उसे 600 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं जीव। आगे बढ़े हम, अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छा से यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे क्या हो गया, जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल में सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समूह होता है। सभी पारिस्थितिक तंत्र के समूह को क्या बोला जाता है, जैव मंडल। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे ये जैविक समुदाय वगैरह, ठीक है, तो ये क्या हो गया, समुदाय का देख लीजिए, जैव मंडल देखें, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उस समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक द्वारा, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से नीचे से देखते जाते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए अणु क्या होता है, अणु परमाणु का समूह एवं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अणु। जिसे पानी में यहाँ देख सकते हैं, पानी, ठीक है, DNA, वाटर, इसका अणु देख लीजिए इस प्रकार, हाइड्रो, ठीक है, पानी H2O होता है, O रहेगा, फिर इधर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। फिर देख लीजिए अणु से मिलकर कोशिका बनता है, जीवन की सबसे छोटी इकाई जिसको कोशिका बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका। फिर कोशिका से आगे बढ़ेंगे तो कोशिका का समूह जिसको हम लोग ऊतक, अंग या अंगों की प्रणाली कहते हैं, जैसे तंत्रिका, ऊतक, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ये सब हो गया, ठीक है। तो अणु से कोशिका, फिर कोशिका से कोशिका का समूह जिसको ऊतक बोलते हैं, और ऊतक से फिर एकाकी जीव, क्या बनेगा, एकाकी जीव, ठीक है, या सजीव, एकाकी सजीव, जिसे भैंस दिया हुआ है। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो जनसंख्या, ठीक है, क्या है, जब जीव ज़्यादा संख्या में होगा, एक ही तरह की जीव का समान क्षेत्र में रहना, एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, जैसे भैंसों का समूह ये हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, उसके बाद समुदाय बनता है, समुदाय में अलग अलग जीव, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह, जिसे देख सकते हैं सांप, बाज, भांस, कुत्ता, तो ये सब क्या है, समुदाय किसे बनता है, अलग अलग जीव के समूह द्वारा बनता है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक, जो समुदाय होगा, जैसे हम लोग समुदाय देखें, जो जीव जंतु होंगे उसके समूह, और उसके आसपास के जो क्या होगा, निर्जीव घटक होगा, जैसे बाज, सांप, कुत्ता, फिर उसके बाद देख लीजिए घास, हवा, चट्टान, मैदान, ये सब निर्जीव है। कौन कौन, घास, हवा, चट्टान, तो ये इस प्रकार से यहाँ से क्या बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और पारिस्थितिक तंत्र से फिर क्या बनेगा, जैव मंडल बनेगा, सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समूह, जैव मंडल, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो जैविक समुदाय, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैविक समुदाय। जैविक समुदाय क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं, जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इसमें जो है बहुत स्लो हो रहा है या तो ठीक ही है, ठीक है, या फिर इसे और थोड़ा स्पीड किया जाए, बताइएगा। और क्या चीज़, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता तो वो भी बताइएगा, ठीक है। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो उसे क्या बोला जाता है, जैविक समुदाय कहलाता है। जैविक समुदाय किसको कहते हैं, जब एक ही क्षेत्र में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है, ठीक है, तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो इसको हम लोग जैविक समुदाय बोलते हैं। जैसे कोई पहाड़ में जैसे जीव जंतु रह रहा है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, किसी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, जैविक समुदाय, जहाँ पे अलग अलग जीव जंतु का समूह, ग्रुप होगा, ठीक है, और
एक साथ रहते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, विभिन्न प्रजातियों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जैविक समुदाय। वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों की विविध प्रकार की संख्या का सहचार है। देख सकते हैं विभिन्न, यह क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों की विविध प्रकार की संख्या का सहचार। सहचार मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है, एसोसिएशन। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रजाति संरचना है। तो एक जो समुदाय है उसमें कई प्रजातियों का, ठीक है, कई प्रजाति का जो जीव है वो रहते हैं और जिनका अलग अलग प्रजातीय संरचना होती है और जिसका क्या होता है, अलग अलग प्रजातीय संरचना भी होती है। प्रजातीय संरचना की गतिक सतह होने के कारण यह लघु तथा दीर्घ समयावधि में बदल जाता है। तो प्रजातीय संरचना के गतिक क्या होता है, सतह होने के कारण ये क्या होता है, लघु तथा दीर्घ समयावधि में ये क्या होता है, बदल जाता है। आगे देखते हैं समुदाय अभिलक्षण। समुदाय अभिलक्षण, कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक, ठीक है, कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक, करेक्टर, ठीक है, करेक्टरिस्टिक। तो हम देखेंगे समुदाय की क्या क्या लक्षण होता है। प्रजातीय संरचना, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है, प्रजातीय संरचना, जो प्रजाति होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार होते हैं। किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना प्रजातीय संरचना कहलाती है। तो प्रजातीय संरचना क्या कहलाता है, किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या। तो किसी समुदाय, जैसे एक प्रकार की जो किसी समुदाय यानी कि जैसे वन वगैरह बोल सकते हैं, समुदाय वहाँ पे अलग अलग प्रजाति रहते हैं, वन में अलग अलग पेड़ पौधे। किसी समुदाय में वर्ष भर में उपस्थित पौधों, वर्ष भर में जितना पौधे उपस्थित होते हैं उसकी कुल संख्या की गणना। तो पौधों की जो वर्ष भर की जो पौधे होते हैं उसकी कुल संख्या का गणना प्रजातीय संरचना कहलाती है। किसी भी समुदाय की प्रजातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है। तो किसी भी समुदाय का जो प्रजातीय संरचना होती है वो क्या होता है, दूसरे समुदाय से भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही समुदाय की पादप प्रजातियों में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। तो एक ही क्या होता है, एक ही समुदाय की जो पादप प्रजातियों होता है उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन, अलग अलग ऋतु में अलग अलग परिवर्तन देखने को मतलब ऋतु के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रभाविता, ठीक है, डोमिनेंस क्या क्या है प्रभाव। तो यहाँ देख सकते हैं जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है। प्रत्येक प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है। तो ये देख सकते हैं जो जैविक समुदाय में जो विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है, जैविक समुदाय में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या, अलग अलग जाति की विभिन्न प्रकार की जाति की जो संख्या होता है वो सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है तथा प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर स्थलीय समुदायों में सामान्यतः लंबे वृक्ष प्रभावी होते हैं। ये देख सकते हैं जो स्थलीय समुदाय में होगा तो स्थल में जब होगा तो लंबा वृक्ष क्या होगा, ऊंचा होगा, तो क्या होता है, प्रभावी होता है, क्योंकि पशुचारण छोटे शाकीय समुदाय को प्रभावित करते हैं। जब पशु चराते हैं तो वो क्या करते हैं, जो छोटे जो शाकीय समुदाय होता है उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको खा जाते हैं जिससे प्रभावित होता है। लेकिन बड़े पेड़ उसमें क्या है, चारण की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पशुचारण का। आगे बढ़े, समुदाय का नामकरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भी किया जाता है। तो समुदाय का जो नामकरण होता है वो क्या है, जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं उसके आधार पर समुदाय का नामकरण किया जाता है। जैसे मरुस्थलीय समुदाय, ठीक है, शुष्क जलवायु परिवेश में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय समुदाय क्या होता है, शुष्क वायवीय परिवेश में पाया जाता है। फिर समुद्री समुदाय क्या होता है, लवणीय परिवेश में पाया जाता है। समुद्री समुदाय जो लवणीय परिवेश में पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रजातीय विविधता, प्रजाति में किस प्रकार विविधता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं किसी भी जो समुदाय की विविधता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विभिन्नता, उसकी जाति में कितनी भिन्नता है उसके आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा प्रवाल भित्ति समुदाय अत्यधिक विविधता वाले होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन
और प्रवाल भित्ति समुदाय, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्ति समुदाय क्या होता है, अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिसके प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करते हैं। यानी इसके जो क्या होता है पोषण स्तर होते हैं, ठीक है, उसमें कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करती है। अन्य समुदायों जैसे कि मरुस्थल या ज्वारनादमुख में अपेक्षाकृत कुछ ही प्रजातियां रह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके तुलना में क्या है, जैसे मरुस्थल या ज्वारनादमुख में कुछ ही प्रजातियां रह सकती हैं। किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजाति की अनुपातिक प्रचुरता परिस्थिति की विविधता को दर्शाती है। किसी भी समुदाय में प्रजातियों संख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी समुदाय में उपस्थित जो प्रजातियों की कुल संख्या, किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की अनुपातिक, जो प्रजाति है उनकी अनुपातिक प्राचुरता, ठीक है, अनुपातिक प्रचुरता परिस्थिति की विविधता को दर्शाती है। इसलिए ठीक है, किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या, किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय समृद्धता को दर्शाता है। तो किसी भी समुदाय में क्या होता है, जो प्रजातियों की संख्या होता है वो क्या करता है, प्रजातियों की समृद्धता को दर्शाता है। प्रजातियों के बीच एकक यानी कि व्यक्तिक वितरण प्रजाति समता या प्रजाति समता कहलाती है। तो प्रजाति के बीच एकक वितरण यानी कि प्रजाति के बीच व्यक्तिगत एकक वितरण यानी कि सभी को समान रूप से जो वितरण होगा प्रजाति समता या प्रजाति समता कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान रूप से जो वितरण किया जाता है प्रजा के बीच में, प्रजाति जाति के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजाति, ठीक है, वितरण प्रजाति समता या वितरण प्रजाति समता या प्रजाति समता कहलाता है। सभी प्रजातियों की एकक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजातीय समता के गुणन को प्रजातीय विविधता कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सभी प्रजातियों की एकक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजातीय समता के गुणन को प्रजातीय विविधता कहते हैं। आगे हम देखें कीस्टोन प्रजाति क्या होता है, ठीक है, प्रजातीय विविधता देख लिए हम, ठीक है। कीस्टोन प्रजाति वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाते हैं। तो देख सकते हैं कीस्टोन प्रजातियां क्या है, ऐसे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता, मतलब किसी समुदाय में उस जाति का जो प्रचुरता है और जैव भार है क्या बहुत कम है, अल्पता में है उस समुदाय का ने, ठीक है, किसी समुदाय में प्रचुरता, वे प्रजातियां जो क्या होता है किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता, किसी समुदाय में उसकी जो प्रचुरता बहुत कम है और जैव भार भी बहुत कम है, ठीक है, उसके बावजूद भी समुदाय अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। उसके बावजूद भी वो क्या करता है, समुदाय की जो सामुदायिक अभिलक्षण होता है उसमें उसका प्रभाव दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीस्टोन कहते हैं। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी क्या है, संख्या में कम रहेगा, लेकिन ये क्या करता है, ये जो है अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल कुछ ही प्रजातियां कीस्टोन प्रजाति की तरह कार्य करती है तथा अन्य प्रजातियां क्रांतिक कड़ी प्रजातियों के रूप में कार्य करती है। हालांकि कुछ क्रांतिक कड़ी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों तथा फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ जो क्रांतिक कड़ी जो प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था या परागण, बीजों तथा फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्रांतिक कड़ी प्रजातियां बहुयात में पाई जाती है क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फल निक्षेपण पर निर्भर करता है। बीज व फल
के जो निक्षेपण है उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अंजीर की विभिन्न प्रजातियाँ क्रांतिक कड़ी प्रजातियाँ है। ये प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करते हैं। भोजन के अभाव के समय ये फल बंदरों, पक्षियों, चमगादड़ों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार अंजीर के वृक्षों को सुरक्षित रखने से उनके ऊपर निर्भर रहने वाले प्राणियों का भी भरण पोषण हो सकता है, ठीक है, होता है। तो क्या है, जब हम वृक्षों को सुरक्षित रखेंगे तो उसके ऊपर जितना भी निर्भर प्राणी है वो भी क्या होगा, संरक्षण होता है। आगे देखें हम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियाँ। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रजाति होते हैं, जैसे फाउंडेशन प्रजाति, ठीक है, फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो फाउंडेशन प्रजाति क्या करता है, अन्य प्रजातियों की जो निर्माण और संरक्षण होता है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती है। तो कोरल क्या करता है, कोरल रीफ का निर्माण करता है जिस पर अन्य प्रजाति निवास करती है। अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होता है देखते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। तो देख सकते हैं अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में यह प्रजाति विस्तृत प्रास वाली होती है जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती है या बहुत हद तक की स्टोन प्रजाति की तरह होती है। इनका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। संभवतः अम्ब्रेला प्रजाति सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकी एवं विशाल काया वाली होती है, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, टाइगर, ग्रिजली बियर आदि। आगे बढ़े हम सांकेतिक प्रजाति, ठीक है। आगे हम देखें सांकेतिक प्रजाति। संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है। तो सांकेतिक प्रजाति का मतलब क्या होता है, किसी एक पौधे या एक जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। जो क्या होता है, पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होते हैं। क्या है, प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिसे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभाव जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की हानि संकेतक प्रजाति पर पहले दिखाई देते हैं। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत संवेदनशील होता है, ठीक है। और इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिसे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभावों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की हानि संकेतिक प्रजाति पर हमले, जलवायु परिवर्तन की कहानी सांकेतिक प्रजाति पर हमले दिखाई देती है। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है।
आगे देखते हैं संक्रामिका तथा कोर प्रभाव। संक्रामिका, दो या अधिक पदार्थ विविध समुदाय के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रामिका कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं संक्रामिका किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक विविध समुदाय के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रामिका इकोटोन कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती है। इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती है। संक्रामिका की विशेषता है, करेक्टर ऑफ इकोटोन, या दो से अधिक पारिस्थितिकीय तंत्रों का संरक्षण नहीं करता है। क्या है इसकी जो विशेषता है, क्या है संक्रामिका की विशेषता है, या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं ठीक है, आसन समुदाय से पूरी तरह से अलग है। संक्रामिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र चरागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुआयत विशाल क्षेत्र जंगल और रेगिस्तान के बीच तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी प्रकार की ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो दृष्टि है इसकी टेस्ट सीरीज है वो चल रहा है इस चैनल्स में, विजन है इसकी भी प्री प्लस मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है, और साथ में आप यहाँ पे एनसीईआरटी की वीडियो, ठीक है, एनसीईआरटी की वीडियो, टॉपर्स वीडियो और इसी प्रकार की वीडियो, जैसे अभी क्या हो रहा है पर्यावरण परिस्थिति चल रहा है, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, जो नहीं देखे थे, जैव मंडल तथा बायोम। ठीक है, तो ये आप देख लें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या है, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट तुरंत लेकर आऊँगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो इसकी जो है सेकंड पार्ट तुरंत लेकर आऊँगा, और इसकी जो है ये जो चैप्टर है वो क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, बायोस्फीयर एंड बायोम। ठीक है, जैव मंडल तथा बायोम। तो आप लोग अगर यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसमें आगे हम बनाएंगे तुरंत। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।